हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि आपको वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे और यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें और जिससे क्या होगा, आपका इस वीक के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वो सभी इस एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो महत्वपूर्ण है वह सेलेक्टिव आपको क्वेश्चन लिया गया है। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको सभी समय समय पर सभी नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए और सभी और भी लेक्चर्स और वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग शुरू करते हैं। और यह फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक देखें क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। बाकी आपको 45 से 50 मिनट में सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया जाएगा। आप लोग यदि राइटिंग या कुछ प्रॉब्लम हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट आप इसको ऑडियो फॉर्मेट के दौरान भी आप सुन सकते हैं। बाकी आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कृपया क्वालिटी सिलेक्शन में जाके अपना क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आगे कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। टाइपिंग वगैरह यदि हो जाए तो आपको टाइपिंग मेथड से भी आपको दिया जाएगा। और आपको किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको इसका भी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो विश्व प्रसिद्ध कोनिकी लेखक कौन है? दामोदर मावजी को 27 मई को गोवा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप नाम याद रखें, दामोदर मावजी को 27 मई को दिया गया है, जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और यह जो कि दामोदर मावजी हैं, गोवा के उपन्यास कथाकार और निबंधकार हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप नाम भी रखें, यह कहाँ से संबंधित करते हैं। और 56वां जो कि ज्ञानपीठ साहित्य पुरस्कार था वह नीलमणि फुकन को दिया गया था। तो यह भी आप पीछे को जो कि एक दिया गया है उसको भी याद रखें, क्योंकि स्टैटिक के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार एक क्या होता है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। और ये संविधान की 8 अनुसूची में जो वर्णित भाषा है उसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर पढ़ें। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? और यह अभी हाल ही में हुआ था और आपको पता ज़रूर होगा, यह मैं मान के चल रहा हूँ। तो यह अहमदाबाद के जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने हराया है। तो आप यह जानते होंगे और आप याद रखिए यह किस स्टेडियम में हुआ है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, यह अहमदाबाद में है। और यह सीज़न का जो कि 16वां सीज़न था, जिसमें पहला मैच आप याद रखें जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, और जो कि लास्ट फाइनल भी इसी दोनों के बीच में हुआ। तो आप लोग को कन्फ्यूजन ना रखें क्योंकि दोनों सेम है। ऑरेंज कैप जो कि शुभमन गिल को दिया गया था, यह याद रखें। अगला देख लेते हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? और अभी हाल ही में जो कि कुछ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, आप यहाँ पे नाम नोट कर लें। तो हाल ही में चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवा जो कि मद्रास के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखें, जस्टिस एस.वी. गंगापुरवा जो कि मद्रास का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अन्य उच्च न्यायालय के भी आप याद रखें जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो बम्बई उच्च न्यायालय के जस्टिस कांतन धानुका है, राजस्थान के जस्टिस ए.जी. मसीह, हिमाचल प्रदेश के जस्टिस एम.एस. सत्यरत्न, और केरल के उच्च न्यायालय के जो कि अभी जस्टिस सरसा वेंकट रनिया, जो कि यह आप याद रखें वेंकट रमन, ऐसे याद रख सकते हैं, वेंकट नडयाना। ठीक है। आप लोग एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। मैं एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। तो हाल ही में जो कि अभी मद्रास के उच्च न्यायालय के एस.वी. गंगापुरवा जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। साथ में जो कि बम्बई उच्च न्यायालय के जस्टिस देवी कांदनन, राजस्थान के जस्टिस ए.जी. मसीह, हिमाचल प्रदेश के एम.एस. सत्यरत्न रामचंद्र, केरल के जस्टिस सरसा वेंकट नरयाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह जरूर याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी स्थापित की गई है? तो हाल ही में असम राज्य के गुवाहाटी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की स्थापना किया गया है। और ये नेशनल फॉरेंसिक जो कि साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अकादमी की स्थापना फॉरेंसिक्स जो कि विज्ञान और क्षेत्र की गुणवत्ता में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो यह महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन है। जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की स्थापना किया गया वह असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया, और इसके शिलान्यास जो कि उद्घाटन कह सकते हैं वो अमित शाह ने किया है। तो यह जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं। प्रथम खनन स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत विशाल क्षमताओं को लाभ के प्रयास में जो कि खान मंत्रालय और आईआईटी बॉम्बे द्वारा मुंबई में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो ये कहाँ होगा, तो मुंबई में यह पहला जो कि खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो यह याद रखें क्योंकि पहला है। केंद्रीय संसदीय जो कि कार्य कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो नाम भी पूछा जा सकता है, जो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन जो कि मुख्य रूप से नवाचार और तकनीकों को पर ध्यान रखने के लिए केंद्रित करने और खनन धातु विज्ञान के क्षेत्र में सुरक्षा के सुधार में काम करने के लिए यह स्टार्टअप किया जा रहा है। तो यह याद रखें जो कि अभी मुंबई में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अराकू वैली कॉफ़ी संबंध किस राज्य से है, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो जरूर इसे याद रखें। तो चर्चा में रहा अराकू वैली जो कि कॉफ़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो यह याद रखना आसानी है। हाल ही में जो कि अराकू वैली कॉफ़ी के खाद्य और उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो कि एपीडा से संबंधित जो कि उत्पादन कार्यक्रम प्रमाण पत्र इसको मिला है। तो इसलिए यह अभी चर्चाओं में रहा है अराकू वैली कॉफ़ी। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। पुस्तक गीता आचरण एक आभासी का दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक से संबंधित है। तो यह शिव प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक गीता आचरण जो कि आभासी एक दृष्टिकोण का विमोचन उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल द्वारा किया गया है। तो यह जो कि लेखक आपसे पूछा जाएगा तो यह शिव प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में लघु निबंधों के माध्यम से भगवद गीता का अवधारणा का विस्तृत करने का एक प्रयास है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है और बैठक के दौरान 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें जो कि भारत में 2000 भारत तक 2047 तक है, एमएसएमई पे जोर, बुनियादी ढांचा, निवेश अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारिता, स्वास्थ्य और कुपोषण, कौशल विकास क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी जो कि ढांचा इसमें सम्मिलित है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको यह नाम पूछा जा सकता है जो इसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो नाम याद रखें। विकसित भारत जो कि 2047 में एमएसएमई पे जोर, बुनियादी ढांचा और निवेश अनुपालन को कम करना, महिला अधिकारी, स्वास्थ्य पोषण, कौशल विकास क्षेत्र के और सामाजिक बुनियादी ढांचे को गति देना, यह इसका उद्देश्य है। तो यह अभी 8वीं जो कि काउंसिल बैठक नई दिल्ली में किया गया है। अगला देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम कौन बना, जो कि सीबीडीसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो कि सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना, जो कि बिहार के पटना नगर निगम महापौर, उप महापौर एवं नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ किया गया है। अभी जो कि पटना नगर निगम द्वारा भारतीय जो कि गवर्नर है उसके द्वारा जो जारी किया गया डिजिटल करेंसी ई-रुपये का शुभारंभ किया गया है। यह एक बेहतर और सुरक्षित सिस्टम है जहां पेमेंट करते ही तत्काल रूप से राशि क्रेडिट हो जाती है और यह डिजिटल रूप से ट्रेंड होने वाला आम नागरिकों के लिए सुविधा होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखें पहला नगर निगम जो कि पटना नगर निगम बना है। अगला देख लेते हैं। नई संसद के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, और अभी हाल ही में संसद का जो कि उद्घाटन किया गया है नए संसद का, और इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसे याद रखें। नई संसद जो कि उद्घाटन केंद्र ने जो कि 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है और इस सिक्के पे जो कि संसद भवन की छवि है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। सिक्के का निर्माण जो कि अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और यह भारत के जो कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के साथ यह जो कि मेल खाता है। और इसका निर्माण से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन, तो यह टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है और इसके आर्किटेक्ट जो कि बिमल पटेल हैं। तो यह इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है और एग्जाम में आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देख लेते हैं। फीफा अवार्ड्स का 2023 बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है, और अभी जो कि फीफा का अभी अवार्ड शो हुआ था, इसमें जो कि अवार्ड आप यह भी याद रखें यह कहाँ किया गया था, तो अभी जो कि आबू धाबी के यास आइलैंड, यह कहाँ किया गया था, तो आबू धाबी के यास आइलैंड में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी का आयोजन हुआ है। इस दौरान आईफा अवार्ड की घोषणा की गई है। इसका जो कि यास आइलैंड आबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। इस दौरान जो कि अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। विक्रम वेधा मूवी के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। इसी के दौरान बेस्ट फिल्म में दृश्यम 2, बेस्ट डायरेक्टर में आद वाधवन जो कि रॉकेटरी के लिए दिया गया। इसके अंतर्गत बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल जो कि फीमेल में आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए। प्लेबैक सिंगर के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए।
और यह केसरिया गाने के लिए। और बेस्ट जो कि प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए श्रेया घोषाल को दिया गया, जो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए केसरिया के लिए अंतर्गत ही दिया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2023 किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह रेड बुल के जो कि ड्राइवर है वर्स्टेपन, उन्होंने 2023 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो यह याद नाम रखें, यह रेड बुल के ड्राइवर वर्स्टेपन जो कि 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जिसमें एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो दूसरे और अल्पाइन के लिए तीसरे स्थान पर है। तो आपको पहला नाम याद रखें, बाकी आप यदि याद नहीं रख रहे हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन आपको पहला याद रखना पड़ेगा। तो वर्स्टेपन जो कि 2023 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 जो कि मोटर रेसिंग है, जो कि मई के अंत या जून की शुरुआत में सर्किट डी मार्को पर सालाना आयोजित किया जाता है। तो यह याद रखें, जो कि हर साल यह इवेंट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और यह मई और जून के जो कि शुरुआत में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अभी हाल ही में जो कि तुर्की के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसमें तुर्कियों में एक बार फिर से रेचेप तैयप, नाम याद रखें, रेचेप तैयप रुद्रगन वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और यह देखा जाए तो 11वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो रुद्रगन जो कि 2003 से देश के नेतृत्व कर रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको नया नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो पहले के नाम थे उसे जरूर याद रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? अभी ये जो कि उत्तर भारत के संबंधित है, उत्तर पूर्वी राज्य से, तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 मई को उत्तर पूर्वी राज्य की पहली जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाई गई है। और यह पहली उत्तर पूर्वी जो कि भारत ट्रेन है वह असम राज्य के गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल के बीच चलाई जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो जरूर याद रखें, यह जो कि असम के गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच में चलाई जाएगी और यह उत्तर पूर्वी का पहला वंदे भारत ट्रेन है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में मलेशिया मास्टर सुपर 500 जो कि 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो भारत के जो कि एचएस जो कि प्रणय ने चीन के वेंग होंग को हराकर मलेशिया सुपर 500 जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। नाम याद रखें, एचएस प्रणब ने चीन के वेंग होंग यंग, आप नाम याद रखें, वेंग हेंग यांग को हराकर मलेशिया सुपर 500 जो कि बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। साथ ही प्रणब जो कि मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं और यह पहला देखा जाए तो गोल्ड मेडल है मेंस सिंगल्स में। तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए और बन जाता है। तो नाम याद रखें, एचएस प्रणब ने सिंगल्स कैटेगरी के दौर में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह अभी मलेशिया जो कि ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसमें यह विजेता बने। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो यह केंद्रीय जो कि सतर्कता आयुक्त से यह संबंधित है और यह भी हाल ही में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ ली है। तो नाम याद रखें, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिलाई गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है जो किसके द्वारा यह शपथ ग्रहण हुआ था? तो यह जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया था, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। और यह जो कि सुरेश एन पटेल जो कि इससे पहले श्रीवास्तव के पहले जो कि दिसंबर से इनके रूप में कार्य कर रहे थे और ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें पुराना, सुरेश एन पटेल। और सीबीसी जो कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार का कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। तो यह भ्रष्टाचार से संबंधित यह मामला है, तो याद रखें आयोग है, तो इसे जरूर याद रखना चाहिए आपको, सीबीसी भ्रष्टाचार। अगला देख लेते हैं, गोवा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में जो कि गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। तो हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह याद रखें, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिससे 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। आपको पता होगा जो कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद भी गोवा जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, जो कि 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। तो यह इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? ज्योति याराजी, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के जो कि ज्योति याराजी का संबंध दौड़ से है और यह ज्योति याराजी जो कि जर्मनी के वेनहेम में जो कि गाला टूर्नामेंट एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह जो कि अभी जर्मनी के वेनहेम में गाला टूर्नामेंट जो कि हुआ था उसमें इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में
स्वर्ण पदक जीता गया है। और वहीं भारतीय खिलाड़ी अमनान जो कि बोर्गोहन ने कुल्फ जो कि गाला हुआ था उसमें 2023 के पुरुषों में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह पुरुषों में जो कि आप याद रखें 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और जो कि महिलाओं में ज्योति याराजी ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह याद रखना आपको ज़रूरी है क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट व्यू से स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जम्बू चिड़ियाघर किस राज्य में खोला गया है। और जम्बू से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के याद रख सकते हैं, जम्बू यानी जम्बू, तो आप जम्मू कश्मीर से संबंधित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जम्बू चिड़ियाघर का उद्घाटन किया गया है और यह जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट और बन जाता है क्योंकि इनके राज्यपाल ने इनका उद्घाटन किया है, तो इसे याद रखें। जम्बू चिड़ियाघर जम्मू के जो कि निकट खानपुर, नाम याद रखें फ्रेंड्स, खानपुर नगरोटा स्थित है। यह जो कि जम्मू कश्मीर में खानपुर नगरोटा में स्थित है। बताया जा रहा है कि यह उत्तर भारत का जो कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और अभी सोर्स के मुताबिक जो कि बताया जा रहा है यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्मू चिड़ियाघर का नाम जम्मू कश्मीर के संस्थापक राजा जम्बू लोचन के नाम पर रखा गया है और यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए ज़रूर यह जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे याद रखें और नोट करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय जो कि दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 मई को जो कि संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार का जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और उसके प्रयासों को मान्यता देता है। यह उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। यह उन लोगों के लिए जो कि शांति सैनिकों में के रूप में सेवा करने की अपने जान गंवाई है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के रूप में यह 29 मई को मनाया जाता है और यह जो कि दिवस विश्व भर में शांति के लिए सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों को मान्यता देता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में नीलवंडे बांध के नहर नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। नीलवंडे बांध किस नदी पे स्थित है और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रभा नदी जो कि गोदावरी नदी की एक उपनदी है, सहायक नदी कह सकते हैं। प्रभा नदी जो कि गोदावरी नदी की एक उपनदी है। साल 1970 में अहमदनगर के जो कि महिला देवी गांव में इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है। यह जो कि 1970 में अहमदनगर में महिला देवी गांव में इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली थी। साल 1979 में परियोजना को महिला देवी गांव से शिफ्ट करके नीलवंडे में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स, यह जो कि नीलवंडे में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था और लंबे इंतजार के बाद जो कि 2014 में इस बांध का काम पूरा हुआ था, पर कुछ जो कि नहर नेटवर्क का काम बाकी था उसे अभी हाल ही में पूरा किया गया है और देखा जाए तो यह 53 साल बाद इस लक्ष्य को पूरा किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, नीलवंडे बांध जो कि प्रभा नदी गोदावरी नदी की एक उपनदी है और यह जो कि नासिक से सिन्नार जो कि एक हिस्सा है उसे अहमदनगर में पानी देने का काम पूरा लक्ष्य इसका है। तो यह इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम की है। तो प्रत्येक वर्ष जो कि 31 मई को नॉन तंबाकू डे जो कि मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो कि 31 मई को नॉन तंबाकू जो कि डे मनाया जाता है। यह विश्व में जो कि तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम है, वी नीड फूड नॉट तंबाकू, वी नीड फूड नॉट टैबाकू। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखें, यह दिन लोगों को तंबाकू सेवन करने से रोकने और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष जो कि 31 मई को मनाया जाता है, नो टैबाकू डे। अगला देख लेते हैं, मो घर योजना का संबंध किस राज्य से है। मो घर जो कि योजना है वह जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस योजना में ऐसे परिवार को शामिल होगा जो कि मौजूदा आवास योजनाओं के कड़े नियम के कारण और कानून के कारण छूट गए थे और जिन्हें आवास बनाने में पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं हुई थी और अब उन्हें जो कि आवास का विस्तार करना चाहते हैं, उसे यह जो कि योजना के माध्यम से इन्हें फ़ायदा होगा और इन्हें राशि प्रदान की जाएगी। मो घर योजना जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका प्रोफेसर वेद कुमारी का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखना जरूरी है। तो विख्यात जो कि संस्कृत विद्वान और समाज सेविका है प्रोफेसर वेद कुमारी घई का जो कि 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। शिक्षा क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1931 को जम्मू में हुआ था। तो यह भी नाम याद रखें, यह जम्मू से संबंधित है और इन्हें जो कि 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और नाम याद रखें प्रोफेसर वेद कुमारी घई को। अगला देख लेते हैं, आरबीआई द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यह इकॉनमी सेक्शन से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखें। तो 23-24 की विकास दर जो कि 6.5% रहने का उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वस्तुओं के निर्यात में 6.7% की जो कि बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और रक्षा निर्यात में जो कि सबसे ज़्यादा 10 गुने की बढ़ोतरी देखी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखें, जो कि 6.5% रहने का अनुमान बताया गया है। अगला देख लेते हैं,
हाल ही में माता खीर भवानी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? माता खीर भवानी, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर जो कि माता खीर भवानी का आयोजन किया गया, यह कहाँ किया गया? तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में किया गया। क्षीर भवानी या रागी देवी जो कि भवानी मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर में जो कि गांदरबल जिले हैं उसमें तुलमुल गांव में यह स्थित है। ऐसी मान्यता है कि किसी प्राकृतिक जो कि आपदा की भविष्यवाणी के लिए यह आने से पहले ही मंदिर का कुंड जो कि पानी काला हो जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह माता खीर भवानी जो कि जम्मू कश्मीर में यह मंदिर है। अगला देख लेते हैं। 76वां जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो कि पुरस्कार किसे दिया गया है? अभी जो कि 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें तुर्की की जो कि अभिनेत्री मरवे दिजदार जो कि फिल्म अवार्ड ड्राई गोसेस में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम याद रखें, तुर्की की जो कि अभिनेत्री है मरवे दिजदार को फिल्म अवार्ड ड्राई गोसेस के लिए अभिनय के लिए इन्हें जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया 76 में कांस फिल्म फेस्टिवल में। अगला देख लेते हैं। 13वीं जो कि हॉकी इंडिया के सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश के जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए जो कि 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश की जो कि हॉकी टीम ने न्यू उड़ीसा जो कि हॉकी एसोसिएशन को 7-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश विजयी इसमें रहा था। यह उत्तर प्रदेश के जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया था और इसमें इन्होंने उड़ीसा को हराया था। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान मावेर का संबंध किस महासागर है? तूफान मावेर, तो तूफान मावेर का संबंध तूफान का जो कि स्थानीय नाम बेटी से है और यह उस कटिबंधीय जो कि प्रशांत महासागर में यह स्थित है, तो इसे याद रखें, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। बीते वित्त वर्ष जो कि 22-23 में एनपीए प्रबंधन के मामले में कौन सा बैंक शीर्ष पे रहा है? तो यह एनपीए जो कि 22-23 की बात कर रहा है, तो यह जो कि बीते वर्ष 22-23 में एनपीए प्रबंधन के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि शीर्ष पे रहा था। यह ऐसे ऋण होते हैं जो समय पर वापस नहीं किए जाते हैं। यह कौन सा ऋण होता है? जो कि कोई किसी बैंक से लोन लेता है पर वह जमा नहीं करता है, तो वह उसे एनपीए कहा जाता है। तो वह समय पे वापस नहीं किया जाए, जिसका अर्थ होता है ऋणदाता द्वारा ब्याज या मूल राशि को 90 दिनों से अधिक समय में वापस नहीं किया जाना, वह एनपीए कहलाता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस स्थान पर नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा की गई है? तो यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक और नाम परिवर्तन किया गया, जिसमें बुधवार को अहिल्या जो कि बाई होलकर की 298वीं जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा घोषणा किया है कि राज्य के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखें, अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर किया जाएगा। और इससे पहले भी कुछ नाम परिवर्तन किए गए थे, जिसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया था। उस्मानाबाद का नाम बदल के धारासी भी किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा नाम परिवर्तन किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो यह राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कहाँ किया जा रहा है? तो यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, और नाम याद रखें, रामलीला मैदान में यह किया जा रहा है इसका आयोजन, जो कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ छत्तीस के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इस आयोजन की थीम रामायण के जो कि अर्णव कांड पर आधारित है। यह जो कि रामायण के अर्णव कांड से इसका संबंधित है, तो थीम बेसिस पूछा जाए तो यह आप नोट करके लिख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। यूईएफए जो कि यूरोपा कप लीग है, वह उसके द्वारा यूरोपा कप जो कि खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह जो कि स्पेन के क्लब कौन सा है? सेविला। स्पेन के क्लब सेविला ने इटली के क्लब एस रोमा को फाइनल में मुकाबले में 4-1 से हराकर जो कि यूरोपा है कप उसको जीत लिया गया है। तो यह स्पेन के क्लब सेविला द्वारा इटली के क्लब रूस जो कि रोमा को फाइनल मुकाबले में 4-1 से हराकर यूईएफए जो कि यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया है। सेविला जो कि यूईएफए यूरोपा लीग इतिहास में 7 बार के सबसे सफल क्लब है। सेविला जो कि स्पेन के क्लब हैं, वह जो कि सबसे सफल टीम क्लब में से एक है और ये 7 बार इसके द्वारा जीता गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही में पद्मश्री सम्मानित वेलतयानी अरुण जुनून का निधन हो गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, पद्मश्री सम्मानित वेलतयानी अरुण जुनून का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? आप लोग क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन याद रखें, क्योंकि अभी जो भी निधन हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मलयालम लेखक और पद्मश्री जो सम्मानित वेलयानी अरुण जुनून का जो कि निधन 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के चलते हो गया है।
यह जो कि केरल से संबंधित है। साथ में अब यह भी याद रखें, यह साहित्यिक, अकादमिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में लेखक के रूप में प्रमुख चेहरा रहे हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित 2008 में किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें कब दिया गया था? तो 2008 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग जो कि समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है। तो यह जो कि महाराष्ट्र मंत्री द्वारा अगला पॉइंट्स देख लेते एक बार फ्रेंड से। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज़ादी के जो कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में कुछ पर्यटन स्थलों से महिला जो कि बाइक टैक्सी सेवा शुरू की अनुमति दी जाएगी। यह नीति सभी संबंधित विभागों को विभिन्न योजनाओं के समन्वय निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है, जहाँ पे आई पर्यटन नीति मंजूरी दी गई है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चित जो कि सलकनपुर देवी लोक का संबंध किस राज्य से है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये सलकनपुर जो कि देवी लोक का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह कहाँ से संबंधित है? तो ये सलकनपुर देवी मंदिर जो कि बहुत फेमस मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सलकनपुर में देवी महालोक का भूमि पूजन किया गया है। तो इसलिए यह भी काफ़ी चर्चाओं में है। और सलकनपुर देवी जो कि लोक का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यटन पर आधारित जो कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना यहाँ पे है लक्ष्य। और सलकनपुर देवी जो कि लोक का निर्माण उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पे किया जा रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है जो कि महाकाल तर्ज पे अभी सलकनपुर मंदिर देवी लोक को जो कि जोड़ा जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे इसको पर्यटन के आधार पे यह किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखें इस क्वेश्चन को। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकारी जो कि महासम्मान योजना प्रारंभ किया गया है? तो यह जो कि भारत सरकार द्वारा नमो शेतकारी सम्मान जो कि योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना जो कि किसानों के लिए, जिसके अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना जो कि किसानों के लिए, जिसके अंतर्गत राज्य के 1 करोड़ से ज़्यादा जो कि संबंधित योजना है, इसमें दिए जाएंगे। इस योजना में दी जाने वाली रुपये प्रतिवर्ष की राशि केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त होगी। यह जो कि दिया जाएगा, यह जो कि केंद्र की तरफ से दिया जाने वाला जो कि सम्मान निधि योजना है उसके अतिरिक्त होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह ना समझे जो दोनों कॉमन है। अगला देख लेते हैं, मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत ने नेपाल की राजधानी जो कि काठमांडू में आयोजित मध्य एशियाई जो कि एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप के फाइनल मैच में कजाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य एशिया वॉलीबॉल में भारत ने अपने नाम जो कि फाइनल अपने नाम किया है। तो यह जो कि कजाकिस्तान को हरा के, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, बुक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह जो कि के रामचंद्र मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक्टर पॉलिटिशियन एंड पीपल्स मैन का विमोचन न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी द्वारा किया गया है। यह जो कि न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी द्वारा किया गया और यह पुस्तक लिखित जो कि रामचंद्र मूर्ति द्वारा लिखा गया है। यह पूर्व जो कि सीएम आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव पे आधारित है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा पुराना किला कहाँ स्थित है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था। तो हाल ही में चर्चा में रहा पुराना किला नई दिल्ली में स्थित है। पुराना किला में खुदाई के दौरान अब तक के जो कि 2500 साल पुराने जो कि इतिहास इसमें मिले हैं और यह 9 लेवल का जो कि कल्चर मिला है, जिसमें मौर्य काल से लेके मुगल काल तक का इतिहास इसमें शामिल है। और अभी जो कि केंद्रीय टूरिज्म मंत्री जो कि जी किशन रेड्डी ने बताया कि पुराना किला खुदाई के दौरान विष्णु, गज, लक्ष्मी आदि जो कि इसमें आदि चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, पुराना किला जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं, मोतिहारी अमलेखगंज जो कि तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो कि पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज जो कि तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत जो कि 10 दिसंबर 2019 को की गई थी। इसकी शुरुआत जो कि 10 सितंबर 2019 की गई थी। अभी हाल ही में इसका फेज 2 उद्घाटन किया गया है। जो कि दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम जो कि उत्पादों की पाइपलाइन परियोजना थी। यह पाइपलाइन जो कि बिहार के मोतिहारी से नेपाल के जो कि अमलेखगंज को जोड़ती है। तो इम्पोर्टेंट है, यह जो कि संयुक्त रूप से नेपाल के साथ किया जा रहा है। नाम याद रखें, मोतिहारी अमलेखगंज जो कि तेल पाइपलाइन
भारत और नेपाल के द्वारा संयुक्त परियोजना किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, जूनियर मेंस एशिया कप जो कि हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी जो कि कप्तान उत्तम सिंह के नेतृत्व में ओमान के जो कि सलाला में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी जो कि खिताब अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने मलेशिया में होने वाले जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी जो कि हाल ही में कप्तान उत्तम सिंह के नेतृत्व में ओमान में जो कि हुआ था सलाला में खेले गए जो कि फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपने नाम यह खिताब किया, जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी। अगला देख लेते हैं, 2 जून को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 जून को जो कि आंध्र प्रदेश से अलग जो कि तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। राज्य के गठन का प्रस्ताव जो कि तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों सदनों के द्वारा यह 2013 में लाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2 जून को जो कि तेलंगाना राज्य का गठन स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला देख लेते हैं, लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो लातविया के जो कि राष्ट्रपति नए चुने गए हैं। इसके द्वारा संसद ने विदेश मंत्री जो कि एडगर रिंकेविट्स को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। विदेश मंत्री कौन है? एडगर रिंकेविट्स को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। लातविया या लातविया जो कि गणराज्य उत्तर पूर्वी यूरोप में एक स्थित देश है। उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी रीगा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, लातविया जो इसकी राजधानी रीगा है। अगला देख लेते हैं, फिजिकल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर जो कि 23 के लिए राज्य के घाटा सकल घरेलू उत्पाद जिसका जीडीपी कितना है? तो यह जो कि हाल ही में जो कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो कि 23 के लिए राज्य के घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 रहेगा। हाल ही में जो कि जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर जो कि 23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश आम बजट में 23-24 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9% पे सीमित करने का लक्ष्य रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो यह इकोनॉमी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल जो कि राजस्व है उसको बीच के अंतर को बताता है। तो यह इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सेक्शन से, जिसमें अभी सकल घरेलू उत्पाद का जो कि 6.4% रहा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसे मणिपुर का जो कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है। कभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तनाव स्थिति माहौल है यहाँ पे। तो मणिपुर में जो कि व्याप्त तनाव के बीच वरिष्ठ जो कि आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को डीजीपी बनाया गया है और यह डीजीपी पीडी डोंगल के स्थान पे मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो अभी इसे हाल ही में जो कि पी डोंगल यहाँ के डीजीपी थे, उनके स्थान पे जो कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय द्वारा यूरोपीय संघ और एशिया संगम संयुक्त रूप से जो कि 1 से 2 जून को मेघालय में भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे का सम्मेलन आयोजन कर रहे हैं। तो यह जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से यह विदेश मंत्रालय द्वारा और यूरोपीय संघ और एशियाई संगम संयुक्त रूप से मनाया जाता है। सम्मेलन का उद्देश्य जो कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के जो कि पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह किया जाता है। सम्मेलन के 3 जो कि स्तंभ है मेन रूप से देखा जाए तो डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो यह इसे याद जरूर रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की है? तो देखा जाए तो यह VVI आप इसे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि भारत के द्वारा सबसे बड़ा भंडारण बनाया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना को मंजूरी दे रही है। इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये, आप याद रखें 1 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस योजना द्वारा देश में भंडारण के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जाएगा, साथ ही देश की भंडारण क्षमता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, TCS के नए CEO एंड MD के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? TCS तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि के कृतिवासन ने 1 जून को TCS के नए CEO और MD के रूप में कार्यभार संभाला है। TCS की स्थापना जो कि 1968 के बाद से देखा जाए तो 5वें CEO हैं। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि भारतीय बहुराष्ट्रीय एक प्रकार से प्रौद्योगिकी कंपनी है, जहां पे IT सेवाओं और परामर्श एक प्रकार से परामर्श कंपनी है। और चेयरमैन जो कि इनके नटराजन चंद्रशेखर जो कि है, और इनके मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है।
तो यह इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखें, जो कि अभी हाल ही में TCA के जो कि CEO और MD नियुक्त किए गए हैं कृतिवासन। अगला देख लेते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि सम्मेलन जो कि FAO द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। 2023 की जो कि थीम है एंजॉय डेयरी, इसका थीम है, तो आप याद रखें, छोटा नाम है एंजॉय डेयरी, जो कि इनका थीम है विश्व दुग्ध दिवस का। और यह जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस जो कि हर साल 1 जून को मनाया जाता है और यह 2001 से स्टार्ट किया गया था। अगला देख लेते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो NVS, तो यह जो कि इसरो ने अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV द्वारा NVS-01 के नेविगेशन और सैटेलाइट जो कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। यह कहाँ से किया गया, तो यह सतीश धवन जो कि श्रीहरिकोटा स्थित जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। और यह देखा जाए तो NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट से संचार में शोध रिसर्च करने के मामले में मदद मिलेगी और भारत दुनिया का जो कि इकलौता देश है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो भारत जो कि इकलौता देश है जिसके पास रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है और यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देख लेते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें नए संसद भवन का जो कि आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है और यह भारत की जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इस मौके पे जो कि 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, नए संसद भवन का उद्घाटन जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और यह नए संसद भवन का आत्मनिर्भर भारत की एक प्रकार से भावना के प्रतीक के तौर पे बनाया गया है। इसका जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत काम किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में गगनयान जो कि रिकवरी ट्रेनिंग प्लान की इसरो द्वारा किसके साथ संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। तो यह गगनयान ट्रेनिंग प्लान तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि संगठन है और भारतीय नौसेना ने जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा के लिए INS गरुड़ के रूप में द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जो कि जारी किया गया है। यह प्लान जो कि गगनयान अभियान जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर उतरने की योजना से संबंधित है। तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और भारतीय नौसेना ने यह साथ में जो कि जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा जो कि INS गरुड़ में गगनयान जो कि रिकवरी ट्रेनिंग प्लान जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में गोविंद राय H नामक का निधन हो गया। इनका संबंध कहाँ से है, तो यह जो कि हाल ही में लेखक और साहित्यकार जो कि आलोचक गोविंद राय H नायक का निधन मैसूर के एक निजी हॉस्पिटल में हो गया है। इनका संबंध जो कि कर्नाटक राज्य से है। तो गोविंद राय जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है और यह जो कि लेखक और साहित्यकार थे। इन्हें 2014 में संस्कृत चिंतन के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो कि 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला देख लेते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 के द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक तो यह जो कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जो कि 2021 द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 में लॉन्च किया गया था। वार्षिक जो कि स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 में लॉन्च किया गया था और 2021 के हेल्थ जो कि इंडेक्स में 19 बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के मामले में क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे थे। तो यह जो कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान का आपको रैंक दिया गया, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। और इसमें 3 जो कि रहते हुए 3 राज्यों के रूप में हो रहे थे और वही उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट देख सकते हैं, बिहार और मध्य प्रदेश जो कि इस सूची में सबसे नीचे है। तो अभी हाल ही में जो कि स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें देखा जाए तो तमिलनाडु सबसे टॉप, केरल सबसे टॉप पे है और तमिलनाडु और तेलंगाना उसके नीचे है। और इसी स्थिति में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो यह अभी स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो यह सेल के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो सोमा मंडल के स्थान पे अमृत प्रकाश को स्टील जो कि सेल अथॉरिटी इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है। तो ये याद रखें, सोमा मंडल जो कि पहले चेयरमैन थे, उनके स्थान पे अमरेंद्र प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी हुआ
वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक दास्ता किस देश में है? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो क्वेश्चन। तो वॉक फ्री फाउंडेशन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जो कि दास्ता सूचकांक है, वैश्विक स्तर पर आधुनिक दास्ता के बढ़ते प्रचलन पर प्रकाश डालती है। यह जो कि वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 द्वारा आधुनिक दास्ता के जो कि बढ़ते प्रचलन द्वारा प्रकाश डालती है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी स्थितियों में रहने वाले लोगों की संख्या 50 मिलियन तक पहुंच गई है। आप जान सकते हैं स्लेवरी एक तरह से सिस्टम कह सकते हैं जिसमें यह आज 50 मिलियन तक पहुंच गई है। इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दास्ता वाला देश कौन कौन सा है? उत्तर कोरिया जो कि टॉप पे है, सबसे ज़्यादा दास्ता जो कि पाया जाता है उत्तर कोरिया में, और इरिट्रिया और माल्टोनिया जो कि इस मामले में स्लेवरी सिस्टम के मामले में सबसे टॉप पे है। और सबसे कम दास्ता वाले देशों में देखा जाए तो सबसे जो कि कम है स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, जर्मनी जो कि इस क्रम में सबसे नीचे आते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि-1 का किया गया है। तो भारत ने उड़ीसा के जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। तो अभी जो कि हाल ही में उड़ीसा के जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली एक प्रकार से मिसाइल है। और अग्नि-1 जो कि मिसाइल का विकास जो कि DRDO द्वारा किया गया है। यह कम दूरी की एक प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखें अग्नि-1। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहे माँ तुझे प्रणाम योजना का संबंध किस राज्य से है? माँ तुझे प्रणाम, तो यह जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कि माँ तुझे प्रणाम योजना को इस योजना के द्वारा 120 बालिकाओं को जो कि बाघा हुसैनी बॉर्डर है वहाँ पे भेजा जाता है। माँ तुझे प्रणाम जो कि योजना एक तरह से राज्य के लोगों को राष्ट्रवाद की तरह भावना विकसित करना है, जिसमें प्रदेश की बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, और यह जो कि खेल और युवा मंत्रालय द्वारा यह ऑर्गेनाइजेशन किया गया था मध्य प्रदेश द्वारा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर जस्टिस आउटसोर्सेस जो कि ERSO परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो जो कि हाल ही में ESRO इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर जो कि सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह परियोजना जो कि भारत को विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग हब के रूप में स्थापित करने के विजन के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस जो कि ERSO द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को यह परियोजना जो कि भारत को विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करेगी। अगला देख लेते हैं। और फ्रेंड्स यह जो कि महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन थे उसे हमने देख लिया, साथ ही अब जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आपको बाकी है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह सेगमेंट जो कि आपको टॉप 25 जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से उसे इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोई बैकग्राउंड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो कि हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक जो कि बंदरगाह है वो किस देश में है? तो व्लादिमिर जेलेंस्की के तौर पे आप नाम याद रख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म उसी के रिमार्क तौर पे। तो यह जो कि रूस से संबंधित बंदरगाह है। अगला देख लेते हैं। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के समझौते पे हस्ताक्षर किया गया है? तो अमेरिका द्वारा किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पे? तो ये पापुआ न्यू जो कि अभी काफ़ी चर्चाओं में था, और यहाँ जो कि हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में विजिट किए थे। अगला देख लेते हैं। सिटी ऑफ डेड जो कि चर्चाओं में है, ये किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? सिटी ऑफ डेड याद रखें फ्रेंड्स, काफ़ी अभी चर्चाओं में रहता। सिटी ऑफ डेड जो कि ये मिस्र का जो कि धरोहर स्थल है यूनेस्को का। अगला देख लेते हैं। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की 8वीं बैठक कहाँ की, इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो यह जो कि नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 8वीं बैठक हुई थी। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र में है? सेंडाई फ्रेमवर्क तो यह जो कि आपदा जोखिम जो कि इससे संबंधित है। यह किससे है? तो यह जो कि आपदा से संबंधित जोखिम है। बांद्रा वर्सोवा जो कि समुद्री पुल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यह बांद्रा वर्सोवा जो कि समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईफा अवार्ड जो कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया है। अगला देख लेते हैं। शराब पर स्वास्थ्य
शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो यह जो कि आइसलैंड जो कि इसका चेतावनी देने वाला दूसरा देश बना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को मिला है। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमने क्वेश्चन डिटेलिंग के साथ भी कंप्लीट किया है। अगला देख लेते हैं, IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो यह जो कि यशस्वी जायसवाल को दिया गया है और अभी हाल ही में जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इन्होंने खेला था मैच। तो 2023 में जो कि इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल को दिया गया। अगला देख लेते हैं, आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने में भारत और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो आजीवन जो कि सीखने अवसर के मामले में सिंगापुर जो कि भारत के साथ सहमत हुए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? सॉरी फ्रेंड्स, लोग नहीं है, लोगो है। तो यह किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो यह यस बैंक द्वारा नए लोगों की घोषणा किया गया है। हाल ही में किस देश ने पहला IIT खोलेगा? तो किस देश में पहला IIT खोलेगा? तो यह इंपॉर्टेंट पहले भी था, तो यह तंजानिया के द्वारा यह जो कि पहला IIT खोला जाएगा। किस राज्य सरकार में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा किया गया है। अगला देख लेते हैं, तो हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की घोषणा की है? तो 2030 तक चांद पर जो कि इंसान भेजने की घोषणा चीन के द्वारा किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें, चीन के द्वारा 2030 तक चांद पर इंसान भेजने का घोषणा किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो एयरवेज जो कि सबसे अच्छा देखा पर्यावरण के मामले में, तो एतिहाद जो कि एयरवेज है उसको यह नाम दिया गया है। तो इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह जो कि प्रक्षेपण विफल हो गया है? तो अभी चर्चाओं में रहा था। तो किस देश का है? उत्तर कोरिया का जो कि जासूसी उपग्रह विफल हो गया है। व्यक्तिगत सिगरेट पे स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो व्यक्तिगत सिगरेट पे जो कि स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला कनाडा पहला देश बना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो यह रियल मैड्रिड जो कि सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। तो इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजनों का नामकरण किया गया है? तो यह जो कि उत्तर रेलवे द्वारा शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजनों का जो कि नामकरण किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस देश की जो कि कंपनी एल्स्ट्रोम जो कि 100 वंदे भारत बनाएगी? तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो विदेशी कंपनी जो कि अभी 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। तो ये फ्रांस की एक प्रकार से कंपनी है। अगला देख लेते हैं, पहली प्रीमियर जो कि हैंडबॉल लीग कहाँ शुरू हुई है? तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो कि जयपुर में शुरू हुई है। अगला देख लेते हैं, जो कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो यह इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो ये तेलंगाना में जो कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है तेलंगाना। किसने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो PM स्वनिधि मोबाइल ऐप जो कि हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो PM स्वनिधि मोबाइल ऐप जो कि हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो कि दुबई में किया जाएगा। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, महिला कबड्डी लीग का आयोजन जो कि दुबई में किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो कि इंपॉर्टेंट आपके टॉप 25 जो कि वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन थे उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में जो कि हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो के माध्यम से हमने टॉप जो कि 60 to 70 क्वेश्चन को हमने देखा। और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कि इसमें सभी क्वेश्चन जो कि इसमें सेलेक्टिव लिए गए हैं। और यदि आपने वीडियो भी पूरा देखा होगा तो आपने गौर किया होगा जो भी क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। और साथ में जो कि आपको BPSC से संबंधित कोई भी लेक्चर या वीडियो आपको देखने हैं तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट व्यू से चैनल आपको कंटेंट बेहद जो कि इंपॉर्टेंट कंटेंट रहते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। और एग्ज़ाम अभी आपका जो कि संभावित 30 सितंबर को अभी एग्ज़ाम है। तो इस बिहाफ से देखा जाए तो अब हम इसका MCQ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। और साथ में जो कि लास्ट में हम लोग इसके टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो ज़रूर इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर मददगार साबित हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कृपया कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं, जो हम इसमें किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं आप लोग इसे बता सकते हैं। जो हम लोग MCQ इसके ऑप्शन भी दे के इसका क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप लोग कृपया इसके फीडबैक देना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ में इसका PDF आपको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पे आपको यह PDF और सभी जो कि महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेंगे। और आपको कोई फीडबैक है तो आप
इसके अंतर्गत आपको लिंक भी दिया गया, वहाँ से आप हमें कमेंट के सेक्शन से आप ज़रूर इसे बता सकते हैं, कोई क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें और मस्त रहें, साथ में अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स।